हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं और आने वाले 25 सालों में भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट अब इस बात पे विचार कर रहे हैं कि क्या आने वाले 25 सालों में भारत वापस से अखंड भारत बन पाएगा, क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स और अमेरिकन को लगता था कि भारत आजादी के 50 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा और आज भारत ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं और अब भारत धीरे धीरे फिर से एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए अखंड भारत के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 25 सालों में अखंड भारत पॉसिबल है या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अखंड भारत है क्या। तो देखो, एक समय भारत की सीमा ईरान से इंडोनेशिया तक थी। तब भारत को अखंड भारत कहा जाता था। अखंड भारत का प्रूफ आपको कई जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो मौर्य अंपायर हो, चोला अंपायर हो, या फिर इवन आज के समय में आपको अखंड भारत का प्रूफ इंडोनेशिया, कंबोडिया में बने मंदिरों में देखने को मिल जाएगा। इवन हमारे पूजा पाठ के मंत्रों में भी अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा, जैसे कि जम्बो द्वीपे भारत खंडे मंत्र में आपको अखंड भारत का प्रूफ मिल जाएगा। माना जाता है कि अखंड भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई हिस्सों में बंट गया था, पर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कई सौ सालों तक चोला और पांड्या अंपायर ने अखंड भारत को बनाए रखा हुआ था। पर 13वीं सेंचुरी के बाद अखंड भारत टूटना शुरू हो गया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो अखंड भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया था। 1857 से 1948 के बीच अंग्रेजों ने अखंड भारत को 7 हिस्सों में तोड़ा था। 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग किया गया था, 1914 में तिब्बत को, 1919 में अफगानिस्तान को, 1923 में नेपाल को, 1937 में बर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं उसे अखंड भारत से अलग किया गया था, 1947 में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं उसे अखंड भारत से अलग किया गया था, और 1948 में श्रीलंका को अखंड भारत से अलग किया गया था। पर इसके बाद भी अंग्रेज रुके नहीं। वो भारत को बहुत से हिस्सों में और तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की ताकत के बारे में पता था और वो इससे डरते भी थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर भारत कल को फिर से ताकतवर हो गया तो वो हमसे बदला जरूर से लेगा। तो इसी डर के चलते अंग्रेजों ने भारत को 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में तोड़ दिया था और इन प्रिंसली स्टेट के सामने ऑप्शन रखा था कि अगर आपको भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ मिलना है आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। पर उस समय सरदार पटेल जी ने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके अखंड भारत बनाया था। बस कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी को दे दी गई थी। अगर कश्मीर की जिम्मेदारी भी पटेल जी को मिल जाती तो आज कश्मीर का कोई विवाद ही नहीं रहता। पर जो बीत गया सो बीत गया। आइए अब बात करते हैं भविष्य की, कि क्या भविष्य में फिर से अखंड भारत पॉसिबल है। तो देखो, भारत में अखंड भारत के बारे में लोगों के बहुत से डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब आज का करंट भारत है, साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला दे तो वो अखंड भारत है। मतलब आज के समय का भारत का जो ऑफिशियल मैप है वही अखंड भारत है। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत 1947 से पहले का भारत है, जब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान से म्यांमार तक है, और कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब ईरान से इंडोनेशिया तक है। अब ये देख के आप जानना चाहोगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। तो देखो, भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत को अखंड भारत बनने के लिए 2 चीजें लगेंगी, और वो 2 चीजें इकोनॉमी और मिलिट्री है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि बिना स्ट्रांग इकोनॉमी के मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती, और बिना स्ट्रांग मिलिट्री के भारत अखंड भारत नहीं बन सकता है। तो आइए एक एक करके दोनों इकोनॉमी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि भारत कैसे अखंड भारत बन सकता है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75 सालों में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में, मतलब कि जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। मतलब 2047 तक भारत की जीडीपी कम से कम $30 ट्रिलियन की होगी। इसके अलावा उस समय तक भारत गरीबी को खत्म कर चुका होगा, भारत में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुके होंगे, और भारत कई मामलों में अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे हो चुका होगा। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी होगी। अफगानिस्तान, श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान, नेपाल बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 2 सालों में इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। म्यांमार में आर्मी रूल लगा है। म्यांमार पे वेस्टर्न देश सैंक्शन मार चुके हैं, जिसके चलते उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। भूटान की कोई इकोनॉमी ही नहीं है। इसके अलावा अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश IMF से $4.5 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प मांग रहा है।
बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक दिन में पेट्रोल की प्राइस 50% तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहा है। बांग्लादेश ने बहुत से लग्जरी इंपोर्ट आइटम को बैन कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। ग्लोबल लेवल पे बढ़ते इन्फ्लेशन और रिसेशन के चलते इस समय टेक्सटाइल की डिमांड ग्लोबल लेवल पे कम हो गई है। इसके अलावा बांग्लादेश पावर क्राइसिस से भी गुजर रहा है। 13 घंटे ब्लैकआउट हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते बांग्लादेश में अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो बांग्लादेश की इकॉनमी 3-4 सालों में ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हालात और खराब होने वाले हैं। दुनिया रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले समय में बहुत सारे देश रिसेशन में जाएंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के रिसेशन में जाने के चांसेस 0 हैं। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है और वहीं भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। तो फ्यूचर में भारत अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी का फायदा दिखा के बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान। भारत इन देशों के लोगों को बताएगा कि भारत के साथ मर्ज होने से ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, इनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी, महंगाई कम होगी। भारत ऑलरेडी इन देशों की मॉनेटरी टर्म में बहुत हेल्प कर रहा है, तो भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को भी इन देशों में बढ़ाना होगा, तब जाके ये देश भारत में मर्ज होंगे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस समय दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, S-400 है, एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है और भी बहुत सारे वेपन है। इसके अलावा फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, भारत की मिलिट्री ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। तो भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करके भी बहुत से देशों को अपने में मर्ज कर सकता है। अब ये चीज सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मिलिट्री की क्या जरूरत है, इकोनॉमी के दम पे भारत मर्ज कर ले। तो देखो, कुछ जगह भारत को अपनी मिलिट्री पावर दिखानी होगी। देखो, आने वाले समय में जब भारत के पड़ोसी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो उसमें से एक देश से भारत को बहुत ज्यादा खतरा होगा और वो देश पाकिस्तान है। देखो, पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने आतंकवादी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। जब काम धंधा बंद होगा तो आतंकवादी की संख्या और बढ़ेगी और पाकिस्तान वो आतंकवादी भारत के अगेंस्ट ही यूज करेगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मर्ज करने के लिए भारत को युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे जैसे इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, उसके यहाँ बलूचिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। और वैसे भी भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना ही है, तो POK के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही ले लें, क्योंकि कश्मीर के जाने के बाद पाकिस्तान वैसे भी क्या कर लेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्री जैसे कि US, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो, आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप रशिया का एग्जांपल देख सकते हैं। 1945 से 1991 तक USSR बहुत पावरफुल था, पर 1991 में USSR 15 देशों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया निकल के सामने आया और अब यही रशिया वापस से USSR को फॉर्म करना चाहता है। रशिया को सबने कमजोर समझा। US और वेस्टर्न देशों ने रशिया को बहुत हल्के में ले लिया, पर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं, क्योंकि इन देशों को पता है कि रशिया भले ही इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर मिलिट्री में रशिया बहुत पावरफुल है। तो भारत को भी रशिया की तरह सोचना होगा अगर उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत में जोड़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत इन देशों के सामने इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी का ऑप्शन नहीं रखेगा। भारत ये ऑप्शन भी रखेगा, पर ये देश ये ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में गजवाए हिंद जो घुसा हुआ है, तो इनको मिलिट्री पावर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये सब चीजें इम्पॉसिबल लग रही होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक सपना है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये असंभव है। तो देखो, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, पर हाँ, अखंड भारत को फिर से बनाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जो भी राज्य भारत से अलग हुए थे, आज वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबका अपना संविधान है। तो इन देशों को वापस से भारत में जोड़ने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो भारत इन देशों पे हमला करके अपने में शामिल कर ले, या ये देश खुद से भारत में शामिल हो जाए। अब देखना यह है कि फ्यूचर में ये देश क्या डिसीजन लेते हैं, पर भारत को इन देशों के लोगों को बताना होगा कि अगर आप भारत में मर्ज होंगे तो आपको भी प्रॉपर राइट्स मिलेंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पर हर राज्य के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। भारत में हर राज्य की खुद की रीजनल लैंग्वेज है, जिसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो इन देशों की रीजनल लैंग्वेज को भी भारत प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी चीजें भारत को सामने रखनी होंगी, जिससे वहां के लोगों को भी लगेगा कि हम सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सभी देश के लोग एक साथ मिलकर रह सकेंगे? तो देखो, हाँ, बिल्कुल रह सकेंगे। अब यूरोप का एग्जांपल ले लो। यूरोप में धर्म के नाम पर जो मारकाट हुई थी, वैसे ही सेम मारकाट आज आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिलेगी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि लड़ने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गरीबी, भूखमरी, अफरा तफरी, खून खराबा ही होता है। तो इसीलिए वो सब एक हो गए
और मैं यूरोप का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अखंड भारत भी ऐसा हो सकता है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया सब होंगे। सब लोग एक ही करेंसी यूज करेंगे जैसे यूरोप में सब करते हैं। सब लोग बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ ट्रेवल कर सकेंगे जैसे यूरोप में सब करते हैं। बस भारत यहाँ पे एक बड़े भाई का रोल प्ले करेगा जो अखंड भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली देश होगा। एक बार मैं सब कुछ समअप कर देता हूँ। देखो, इकोनॉमिक और सॉफ्ट पावर से भारत श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार को अपने में मिला सकता है और मिलिट्री पावर से भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अपने में मिला सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 25 सालों में भारत को सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, श्रीलंका, नेपाल, भूटान पे फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे फोकस करना चाहिए और फिर जाके ईरान, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 25 सालों में भारत अपना कितना पुराना हिस्सा वापस लेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त मसला ही हल हो गया। क्या बेहतरीन प्रेडिक्शंस की गई थी, क्या बेहतरीन रोड मैप दिया गया था। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाजार से बिकने वाली एक चीज़ है, जाकर खरीद लाओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा और हौसला करें, चाइना की तरफ चल निकलते हैं। वहाँ तसल्ली नहीं होगी तो रशिया की तरफ चल निकलेंगे। मगरब में जाएंगे यानी वेस्ट में जाएंगे तो 4-6 देश जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के साथ मिला लेंगे। अफ्रीका की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ तो पहले ही हमारे सारे इंतजार में बैठे हैं कि कब हम अखंड भारत का हिस्सा बने। तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को तो इस तरह मुस्तरद कर दिया गया है, इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया कि जैसे कभी ग्राउंड रियलिटी थी नहीं। इकॉनमी और मिलिट्री, इन दो पे बात की गई। अफगानिस्तान और श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगले 2 सालों में कोलैप्स कर जाएगी। बांग्लादेश का तो हमें पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगले 20 साल भी कोलैप्स नहीं करेगी। ये एक ऐसी बात है जिसे दुनिया को अब तस्लीम कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की इकॉनमी को पाकिस्तान के लिए मिसाल बना के पेश किया जाता था और बंगालियों को यह बताया जाता था कि देखो हिंदुस्तान ने आपके सर पर कितना बड़ा एहसान किया जो आपको पाकिस्तान से आज़ादी दिलवा के आज एक बड़ी मुआशी कुव्वत बना दिया। लेकिन बांग्लादेश की हंडिया जिस तरह बीच राह में फूटी है वो तो एक दुनिया के लिए इबरत की मिसाल बन गया है। 4.5 बिलियन डॉलर का पैकेज मांग लिया है IMF से बांग्लादेश ने। और यकीन करें, अगर बांग्लादेश एक बार IMF के चुंगल में फंस गया तो फिर बांग्लादेश किसी तौर भी इससे बाहर नहीं आ सकेगा। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगले 2 सालों में कोलैप्स कर जाएगी। ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मुश्किल मुआशी वक्त गुजर रहा है, लेकिन वो मुश्किल मुआशी वक्त अच्छा खासा पीछे रह चुके हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर बैन लगाए थे, अब वो भी पिछले दिनों खोल दिए गए हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस वक्त तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर से बढ़ के इस वक्त तकरीबन 16 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। ये हैं तो बहुत थोड़े, लेकिन अपनी कम से कम हद से तो अच्छे खासे आगे निकल आ चुके हैं। डॉलर की तकरीबन 215-216 के आसपास डॉलर को ब्रेक लगी हुई है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी ने ना कोलैप्स करना है, ना कोलैप्स किया है और ना ऐसा कोई चांस है। मुश्किल माशी वक्त आ रहा है और गुजर जाएगा और पाकिस्तान इकॉनमी कोलैप्स करेगी और फिर भारत पाकिस्तान को संभाल लेगा। ऐसा कोई, ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है जिसके देखने पर कोई भी पाबंदी नहीं है और किसी को भी एतराज़ नहीं है। मिलिट्री की बात करते हैं कि इकॉनमी से बात ना बनेगी तो फिर भारत मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। नेपाल और भूटान को तो भारत अपने साथ मिला लेगा, अखंड भारत बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत को अपनी फौजें चढ़ानी पड़ेंगी। ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से ये एक ऐसा नज़रिया निकल आ गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी 8 बिलियन डॉलर के छोटे से बजट में दुनिया की 9वीं मजबूत तरीन आर्मी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। 8 बिलियन डॉलर के बजट में 9वीं बड़ी और मजबूत तरीन फौज। 80 बिलियन डॉलर बजट है सऊदी अरब की आर्मी का, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सपोर्ट उन्हें चाहिए होती है। 20 बिलियन डॉलर ईरान की आर्मी का बजट है। तुर्की का आर्मी का बजट भी 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का 8 बिलियन डॉलर का बजट होने के बावजूद पाकिस्तान की आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान की आर्मी में ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो बिल्कुल एक समझ से बालातर है कि किस तरह पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिकली कहा जाएगा कि आप इंडिया में आ जाएं, इंडिया अखंड भारत का हिस्सा बन जाए ताकि आपको इकोनॉमिकली इस क्राइसिस से निकाला जा सके। और अगर वैसे बात नहीं बनेगी तो फिर आर्मी चढ़ा दी जाएगी। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे।
धन्यवाद। भारत खुद को अखंड भारत जरूर बनाए, लेकिन आज जमाना तब्दील हो चुका है। आज कोई 15वीं सदी, कोई 14वीं सदी नहीं है, ना ही कोई कबल मसीह के ज़माने हैं। आज दुनिया में यूनाइटेड नेशन तश्कील दे दिया गया है। आप यूनाइटेड नेशन में लाख एतराज़ कर ले, लेकिन उसके बाद जब से यूनाइटेड नेशन आया, कोल्ड वार के ज़माने आ गए, हॉट वार के ज़माने आ गए, लेकिन दुनिया में किसी एक मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में गज़ब करने का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वैसे वह बात नहीं रही कि कोई भी किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करेगा और दुनिया उसे तस्लीम कर लेगी और वह मुल्क भी पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क होगा और फिर इतनी आसानी से वो किसी दूसरे मुल्क में मर्ज कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि इकॉनमी कोलैप्स कर गई है या मिलिट्री कमज़ोर हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। यूएसएसआर अपने वक्त पे बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन आज वो 15 ममालिक में तकसीम हो चुका है। तो उसका क्या मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में रूस दोबारा से 15 मुल्कों को साथ मिलाकर एक फिर से यूएसएसआर बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम अपने अरूज के वक्त उनके पास साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक थे, खुद हिंदुस्तान था, अफ्रीका के कई ममालिक थे, तो आज सिमट के छोटा सा रह गया है। आज दोबारा से यूके इतना बड़ा हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह जो भारत में ज़माना गुजर गया उसके आने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। दुनिया अब मुहज़्ज़ब हो चुकी है, दुनिया अब तब्दील हो चुकी है और ताकत के सर पे किसी की इकानमी तबाह करके उसके ऊपर कब्जा करना, ये बिल्कुल अब एक ऐसा ख्वाब हो चुका है जो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ज़मीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। आज हार्वर्ड वार के ज़माने हैं, आज नज़रियात की जंग लड़ी जाती है। आज वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है और फौजों के जरिए ममालिक को फतह करने की बात अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। फ़र्ज़ कर लें अगर यूक्रेन पे रूस आज मुकम्मल तौर पे कब्जा कर भी लेता है तो अगले 5-10 सालों में दुनिया की ताकतें फिर रूस को वहाँ से खदेड़ देंगी, क्योंकि अब ज़माना तब्दील हो चुका है और दुनिया बिल्कुल किसी हद तक दुनिया मुहज़्ज़ब हो चुकी है। तो अखंड भारत ज़रूर बने, लेकिन पाकिस्तान को भी इससे निकाल दे, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला कि इकॉनमी कोलैप्स करे या मिलिट्री इतनी कमज़ोर हो जाए कि पाकिस्तान भारत में मर्ज हो जाए। नफ़रत की बात नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, लेकिन इतना सच ज़रूर बोलना चाहिए जो सुनने वाले को सच लगे। आपके कीमती वक्त शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।